Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 26th September 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about Operation Megha Chakra. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो क्या है ऑपरेशन मेघ चक्र वो देखते हैं सबसे पहले. सो इट्स ए काइंड ऑफ क्रैकडाउन ऑपरेशन दैट हैज़ बीन टेकन अप बाय सीबीआई अगेंस्ट दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल एंड दैट टू इन ऑनलाइन फॉर्मेट. तो डिजिटली आप देखते हैं कई सारे ऐसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट होते हैं जिसमें चिल्ड्रन भी इंक्लूडेड होते हैं. तो इस तरीके के सोर्सेज पे अब सीबीआई ने क्रैकडाउन किया है और उसके लिए सीबीआई ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन मेघ चक्र. तो कई सारे जगहों पे छापेमारी हुई है. अब ये सब डेटा तो इम्पॉर्टेंट है नहीं कि 59 लोकेशंस पे छापेमारी हुई है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं. बट येस, प्रीलिम्स में आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है ऑपरेशन मेघ चक्र इज़ व्हाट, एंड दैट in that case you have to remember that it is associated with child sexual abuse material, or it's a kind of crackdown or pan India drive against circulation of the child sexual abuse material in digital format. तो अब जरा देखते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन मेघ चक्र की शुरुआत हुई कैसे. तो सीबीआई को इंटरपोल के सिंगापुर स्पेशल यूनिट से इनपुट्स मिले, और इंटरपोल जिसको इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं, तो इंटरपोल को इस तरह के इनपुट्स न्यूजीलैंड अथॉरिटीज़ से मिले थे. एक बार इंटरपोल के बारे में ज़रा देख लेते हैं. इंटरपोल का पूरा नाम आप कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है. दुनिया के 194 देश इसके मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर है इन लियोन, फ्रांस. इसको 1923 में बनाया गया था और इंडिया ने आज़ादी के जस्ट बाद ही 1949 में इसको ज्वाइन कर लिया है. तो तब से इंडिया इंटरपोल का मेंबर है. जैसे कि आप इस पर्टिकुलर केस में भी देख रहे हैं, इंटरपोल का काम क्या है. इंटरपोल का काम होता है दुनिया की अलग अलग जगहों के पुलिस और बाकी सारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको कनेक्ट करना, स्पेशली अगेंस्ट स्पेशल काइंड्स ऑफ क्राइम्स लाइक टेररिज्म या सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रेन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इंटरनेशनल फ्यूजिटिव्स. तो इंटरनेशनल फ्यूजिटिव जैसे एक देश में क्राइम करके दूसरे देश में भाग जाता है कोई इंसान, उसको फ्यूजिटिव कहते हैं, भगौरा. तो इंटरनेशनल फ्यूजिटिव्स के केस में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है दो या तीन अलग अलग देशों की पुलिस के बीच में, और फिर वो कोऑर्डिनेशन डेवलप कराता है इंटरपोल. तो ये है काम इंटरपोल का. इंडिया उसका मेंबर है और इस कारण से इंटरपोल की इनपुट मिली सीबीआई को, और सीबीआई ने फिर ये ऑपरेशन मेघ चक्र लॉन्च किया. एक बार ज़रा ब्रीफली ये भी देख लेते हैं इंटरपोल की फंडिंग कहाँ से आती है. तो ये फंडिंग आती है बाय द मेंबर कंट्रीज़ देमसेल्फ. अलग अलग कंट्रीज़ अपने अपने जीडीपी के साइज के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं. तो जो इकॉनमी बड़ी होती है दैट कंट्रीब्यूट्स मोर, और जो छोटे इकॉनमीज होते हैं वो कम कंट्रीब्यूट करते हैं इंटरपोल की फंडिंग में. इंटरपोल का जो नोटिसेस होता है वो अलग अलग नाम से होता है. मोटा मोटा एक बार देख लीजिए, आप सारा डिटेल में तो जानना जरूर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहिए. तो इंटरपोल, ये जो इंटरनेशनल पुलिस है, अलग अलग तरह के नोटिस निकालती है. रेड नोटिस, रेड नोटिस का मतलब है टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन विद अ व्यू ऑफ एक्स्ट्राडिशन और सिमिलर लॉफुल एक्शन. एक्स्ट्राडिशन आई होप आप समझते होंगे, एक देश से दूसरे देश में किसी को भेजना. तो अगर मान लीजिए कोई क्राइम करके इंडिया से लंदन चला जाता है, तो यूके की सरकार के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो फिर यूके ने अगर उसको कैप्चर कर लिया, यूके की इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, पुलिस ने अगर उसको पकड़ा है, तो फिर इंटरपोल की मदद से फिर वो इंसान इंडिया में उसको एक्स्ट्राडाइट करा दिया जाएगा. और उसको पकड़ने के लिए फिर इंटरपोल इंटरनेशनल लेवल पर रेड नोटिस रिलीज करवाता है. रेड नोटिस, तो इंटरपोल की रेड नोटिस इज फॉर फ्यूजिटिव्स हु हैव टू बी एक्स्ट्राडाइटेड टू अ पर्टिकुलर मेंबर कंट्री. Blue notice to collect additional information about a person's identity. Green notice to provide warning and intelligence about person who have committed criminal offense. ये सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है. रेड नोटिस याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रेड नोटिस होता है. येलो नोटिस इज अबाउट लोकेट अ मिसिंग पर्सन. ब्लैक नोटिस टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज. एक बार इसको प्रीलिम से पहले देख लीजिएगा बस. The next article is about 77th United Nations General Assembly. This topic is important from our syllabus GS paper 2 International Relations point of view. देखिए करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं सबसे पहले, फिर न्यूज़ पे आएंगे.
हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 77th मीटिंग चल रही है। आप सबको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और यह पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन 1945 में बनाया गया था, तो 2022 में इसकी 77th जनरल असेंबली हो रही है। साल में एक बार इस जनरल असेंबली की मीटिंग होती है जहां पे दुनिया के सारे मेंबर कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करते हैं। जो 77 जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की, इसका थीम है अ वाटर सेड मोमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। इसको वाटर सेड मोमेंट क्यों कहा जा रहा है 2022 को? क्योंकि ये जो रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, इसने बहुत सारे तरीके से यूनाइटेड नेशंस के ऊपर और उसकी यूटिलिटी के ऊपर, उसके इंटेंशंस के ऊपर क्वेश्चंस रेज किए हैं। रसिया एक P5 कंट्री है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और लगभग 6 महीने से वॉर लगातार चला जा रहा है। कितने सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हुए बीच बीच में, बट यूनाइटेड नेशंस हैज़ फेल्ड कंप्लीटली in stopping such war or preventing such human rights violations, and that is why it is being called as a watershed moment. Watershed मतलब important moment, dividing moment. तो एक आप समझिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक युग माना जाएगा रसिया यूक्रेन वॉर से पहले, और दूसरा रसिया यूक्रेन वॉर के बाद। अब सोचना होगा कि क्या ये जो छोटे छोटे देश हैं, यूक्रेन जैसे, बेलारूस जैसे, ये सारे देश क्या सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कलेक्टिव सिक्योरिटी के भरोसे रह सकते हैं? क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ फेल्ड सच कंट्रीज़, इसीलिए इसको कहा जा रहा है वाटर सेड मोमेंट। इंडिया की तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर एस जयशंकर रिप्रेजेंटेड इंडिया। तो इंडिया का क्या स्टैंड रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे? मतलब एस जयशंकर साहब ने जब अपना स्पीच दिया है तो अलग अलग मुद्दों पे उन्होंने बातचीत की है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बात की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पोजीशन पे, और उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है दैट हैज़ टू बी ब्रॉट। अकाउंटेबिलिटी, आई होप यू अंडरस्टैंड, accountability is responsibility plus answerability. There is difference between accountability and responsibility. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, लेकिन अगर वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं पूरा कर पाते हैं तो उनकी आंसरेबिलिटी भी होनी चाहिए। एंड दैट इज़ हाउ मिस्टर एस जयशंकर डिमांडेड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ यूएनएससी। आखिर वो क्यों फेल हुए? तो इनडायरेक्टली ही वॉज इन रेफरिंग टू the UNSC's failure in protecting or preventing human rights violation during Russia-Ukraine war। आपको पता होगा बूचा मसाकर फरवरी महीने में जब वॉर शुरू हुआ था, उसी टाइम में कितने सारे इस तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, बट UNSC हैज़ फेल्ड वन आफ्टर अनदर, UNHRC हैज़ फेल्ड। सो दिस इज़ हाउ देयर हैज़ टू बी नाउ अकाउंटेबिलिटी। दिस इज़ व्हाट मिस्टर एस जयशंकर हाईलाइटेड। ये सब जो टर्म्स होते हैं जो इस तरह के डिग्निटरीज यूज करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म से, वो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये टर्म्स आपको एज इट इज़ लिखने होंगे एग्जाम में। इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब चाहिए हमें अकाउंटेबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस आंसरेबिलिटी। आंसर इट कि वाई वी हैव फेल्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, वाइडर रिप्रेजेंटेशन इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये डिमांड तो हमेशा से ही रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट कंट्रीज़ के नाम पे बस 5 कंट्रीज़ हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन मिला है, एंड दीज कंट्रीज आर नाउ नॉट एक्टिंग इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर टू इंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। Just in this case, we have seen how Russia has violated international peace and security, and that is how India has been demanding। और ये अभी कोई नया डिमांड नहीं है, इंडिया हैज़ बिन डिमांडिंग, बहुत समय से इंडिया हैज़ बिन डिमांडिंग फॉर क्वाइट नाउ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रक्चरल ओवरहॉल ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर को बदला जाए, उसमें रिफॉर्म्स लाया जाए, उसको ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जाए, और दुनिया के अलग अलग देशों से उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, वाइडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, ब्राज़ील। इसके लिए हमने G4 ग्रुपिंग भी बना रखा है। G4 ग्रुपिंग में ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी और जापान जैसे देश हैं। ये 4 देशों ने मिल करके रिफॉर्म्स के प्रपोजल रखे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वेयर दीज 4 कंट्रीज आर डिमांडिंग देयर इंक्लूजन इनटू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज ए परमानेंट मेंबर। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ टू बी मेड मोर डेमोक्रेटिक एंड इट हैज़ टू एक्ट इन मोर ट्रांसपेरेंट मैनर। ये दूसरा डिमांड है जो एस जयशंकर साहब ने डिमांड किया है। ये काफ़ी पुराना डिमांड है, कोई नया है नहीं। जब 75th
जनरल असेंबली थी, उस टाइम में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था और उस टाइम में भी उन्होंने ऐसी ही कुछ बात कही थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ बिकम एन आउटडेटेड ऑर्गेनाइजेशन, इट रिप्रेजेंट्स द पावर स्ट्रक्चर ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। यही 5 देश उस टाइम में पावरफुल थे, लेकिन आज सिर्फ ये 5 नहीं है, मैनी न्यू countries have also emerged and United Nations Security Council should wake up to the new realities. दूसरा फिर जयशंकर साहब ने हाईलाइट किया फॉल्ट लाइंस इन यूएन। यूएन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस दिख रहे हैं मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। उन्होंने कहा कि कुछ कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे फॉल्ट लाइंस दिख रहे हैं, जैसे एरियाज़ ऑन प्रिवेंटिंग वॉर, सम कंट्रीज आर इंटरेस्टेड in continuing war, some are not, means some are supporting Russia, others are supporting Ukraine. So this is how a fault line or a difference is being seen in United Nations. There is difference seen with respect to China's aggression. China has been very aggressive in Indo-Pacific region, especially South China Sea. I hope you all know this. चाइना ने एक वर्चुअल 9 डैश लाइन ड्रॉ कर रखा है साउथ चाइना सी के अंदर, वेयर इट हैज़ क्लेम्ड मेजर सेक्शन ऑफ अबाउट 90% ऑफ साउथ चाइना सी, इट्स मरीन रिसोर्सेज एंड ऑल, एंड सो मेनी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, आइलैंड्स विथ फिलीपींस, वियतनाम हैज़ बिन फोर्सफुली कैप्चर्ड बाय चाइना. Yet the countries have kept quiet, world countries have kept quiet, including the US. And UNSC has also failed in ensuring international peace and order in the South China Sea region. Why? Because the countries are divided. There is a fault line. Some countries are implicitly supporting China, including Russia, while others are against China. तो अगर आप देखें जयशंकर साहब की बात, तो उनका पूरा का पूरा जो स्पीच है वो इस पर टिका हुआ है कि यूएनएससी इज़ नॉट प्लेइंग इट्स रोल द वे इट वाज एक्सपेक्टेड टू. यूएनएससी के अंदर उम्मीद थी कि मेंबर कंट्री जो हैं वो वेस्टेड नैरो इंटरेस्ट से ऊपर उठ करके ग्लोबल इंटरनेशनल और पीस सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे, डिसीजन लेंगे, लेकिन सारे कंट्री जो हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले ले रहे हैं. दैट इज़ वाई देयर इज़ ए फॉल्ट लाइन, देयर इज़ ए डिवीजन इन द मेंबर कंट्रीज इन यूनाइटेड नेशन. और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है यूनाइटेड नेशन पे? इट इज़ लीडिंग टू अ वीक यूनाइटेड नेशन. और वीक यूनाइटेड नेशन के कारण हो क्या रहा है कि वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ प्रॉक्सी ग्राउंड फॉर चाइना यूएस स्ट्रगल. ये सब हाईलाइट्स हैं उनके स्पीच के, आप अप्रोप्रिएट तरीके से मेंशन कर सकते हैं. चाइना यूएस स्ट्रगल, वर्ल्ड इज बिकमिंग बाइपोलर. वैसे उन्होंने बाइपोलर नहीं बोला है, लेकिन यूएस और चाइना आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं, पूरे दुनिया भर के इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे हैं. येट यूएनएससी हैज फेल्ड इन रिस्ट्रिक्टिंग इट. इंटरनेशनल आइसोलेशन ऑफ रशिया एंड ईरान बाय यूएस थ्रू काटसा लॉ, येट यूएनएससी हैज फेल्ड टू. मतलब इट्स क्वाइट क्लियर, क्वाइट ऑब्वियस कि काटसा लॉ इज क्वाइट अनफेयर ऑन ईरान, yet the UNSC has not been able to restrict US. So China has continued to bully Taiwan, yet UNSC has failed. So ये सब एग्जाम्पल्स हैं वीक यूनाइटेड नेशंस के. वीक यूनाइटेड नेशन के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं. और यूनाइटेड नेशंस वीक इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे कंट्री जो है वो आपस में ही डिवाइडेड हैं. दे आर नॉट गाइडेड बाय ए कलेक्टिव इंटरेस्ट. जैसा हमने कह करके यूनाइटेड नेशन बनाया था कि वी विल सीक फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वैसा काम नहीं हो रहा है. देयर इज अ फॉल्ट लाइन, देयर इज अ डिवाइड, कंट्रीज आर डिवाइडेड एंड दैट इज़ वाई वीक यूएन. एंड वीक यूएन का नतीजा है ये सब. ताइवान का बुली होना, रशिया और ईरान का साइडलाइन होना बाय यूएस, प्रॉक्सी ग्राउंड बनना वर्ल्ड का यूएस चाइना स्ट्रगल के लिए, ऑल सच थिंग इज मेकिंग वर्ल्ड मोर एंड मोर अनस्टेबल. एंड दैट इज़ वाई ही सेड कि रशिया यूक्रेन वॉर इज लिंगरिंग, पैंडेमिक इशूड, रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, यूएन रिफॉर्म इज लाइकली टू बी फेल्ट मोर. तो उन्होंने यही कहा कि देखिए यूएन रिफॉर्म की बात तो हम पहले से भी करते आ रहे हैं, लेकिन पैंडेमिक के बाद या रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से यूएन के अंदर रिफॉर्म की जो रिक्वायरमेंट है उसकी ज़रूरत अब ज़्यादा महसूस हो रही है. एंड दिस इज़ हाउ डिप्लोमेसी एंड नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज़ देयर. ये सब कुछ टर्म्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये सब ध्यान में रखिएगा. यूएन पे सवाल आ जाए तो आप सीधा सीधा एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर जयशंकर को कोट करके ये सारी बातें लिख सकते हैं. यू विल गेट गुड मार्क्स. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हिंट्स भी आपको लगेगा. प्लीज सी दिस हिंट्स एंड देन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फ्लेक्स फ्यूल इंजन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. फ्लेक्स फ्यूल इंजन क्या होता है? देखिए, फ्लेक्स फ्यूल इंजन वो इंजन होता है जो अलग अलग तरह के फ्यूल पे काम कर सकता है एक ही बार में.
फॉर एग्जांपल आप देखो, आपने ये एक फ्यूल टैंक है, इसमें आपने पेट्रोल डाला, उसमें थोड़ा बहुत एथेनॉल भी मिक्स कर दिया 20-25% तक, फिर भी ये 100% पेट्रोल पे भी काम कर लेगा, 80% पेट्रोल 20% एथेनॉल उस पर भी काम कर लेगा। इसको हम लोग कहते हैं फ्लेक्स फ्यूल इंजन। अभी ध्यान दीजिए, फ्लेक्स फ्यूल इंजन और बाई फ्यूल व्हीकल्स अलग होते हैं। बाई फ्यूल व्हीकल्स आपने देखा होगा, कई सारे व्हीकल्स में लोग पीछे में ऐसे गैसोलीन सिलेंडर भी लगा देते हैं और उनका जो इंजन है वो गैस से भी चलता है या गैसोलीन से भी चलता है। तो ये हो गया बाई फ्यूल व्हीकल और ये है फ्लेक्स फ्यूल इंजन। दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से समझिए। इसमें दो अलग अलग आप देखो टैंक हैं, दो अलग अलग फ्यूल टैंक हैं, गैसोलीन अलग है और फिर पेट्रोल का या डीजल का टैंक अलग है। तो कभी पेट्रोल से चलता है ये या फिर गैसोलीन से चलता है ये, उसके लिए मोड स्विच करना पड़ता है। तो टैंक अलग अलग हैं, सेपरेट फ्यूल टैंक्स। वैसे जहां पे सेपरेट फ्यूल टैंक्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बायोफ्यूल व्हीकल। जबकि फ्लेक्सी फ्यूल इंजन में कैसा होता है कि देयर इज सिंगल फ्यूल टैंक। उसी फ्यूल टैंक में आप किसी भी तरीके का आप फ्यूल डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल भी डाल सकते हैं, आप एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी डाल सकते हैं। अब फायदा क्या है फ्लेक्सी फ्यूल इंजन्स का? दे आर बेटर फॉर द एनवायरनमेंट, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया फ्लेक्सी फ्यूल इंजन जो हैं वो 100% पेट्रोल को भी बर्न करके एनर्जी निकाल सकते हैं, वो 80-20 पेट्रोल और एथेनॉल को भी बर्न कर सकते हैं। और एथेनॉल इज़ हेल्दी फॉर इन्वायरमेंट। एथेनॉल बर्न से इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता इन्वायरमेंट पे। इनफैक्ट एथेनॉल इज़ क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी इवन एज कम्पेयर टू गैसोलीन। तो अगर हम फ्लेक्सी फ्यूल इंजन्स बना रहे हैं तो फिर नेचुरल सी बात है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल भी बढ़ेगा और इससे फिर कैसा है कि इंजन से होने वाली जो ऑटोमोबाइल इंजन्स हैं उनसे होने वाली इमिशंस कम होंगी। दूसरा, इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ रेंज एज वेल। ग्रेटेस्ट एडवांटेज इज़ दैट कि आप जितना मिक्सचर चाहें उतने पे बर्न कर सकते हैं। आप 100% पेट्रोल, 0 बायो एथेनॉल, 90-10 बर्न कर सकते हैं, 80-20 बर्न कर सकते हैं। ये सब फ़ायदे हैं और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, खासकर इन्वायरमेंट बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने कई सारे टैक्स बेनिफिट्स अनाउंस किए हैं फ्लेक्सी फ्यूल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो लगभग 6 महीने पहले हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने ये फ्लेक्सी फ्यूल इंजन्स बनाने वाली कंपनियों के लिए, ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए कई सारे टैक्स बेनिफिट्स अनाउंस किए थे। तो अब उसी पॉलिसी का आउटकम है कि अब इंडिया की पहली फ्लेक्सी फ्यूल या फ्लेक्स फ्यूल कार आ रही है इसी महीने, सितंबर महीने में, और वो आएगी टोयोटा की कार, दैट इज़ इन सीडान फॉर्मेट। एंड दिस टोयोटा सीडान, which is India's first flex fuel car, is an outcome of the scheme or initiative that has been announced by the government, where different tax benefits will be passed on to the engine manufacturers as well as the customers. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सेक्स रेशियो एट बर्थ डिक्लाइन इन असम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझिए कि सेक्स रेशियो एट बर्थ होता क्या है। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ का सरल सा मतलब है कि 1 साल या 2 साल के अंदर एक टाइम पीरियड पहले डिसाइड कर लिया जाता है। 1 साल या 2 साल के अंदर पर 1000 मेल चाइल्ड के लिए कितनी फीमेल चाइल्ड का बर्थ हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं सेक्स रेशियो एट बर्थ। तो हाल फिलहाल में आपको मैंने बताया कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे चल रहा है। मैंने लास्ट सैटरडे वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी बताया था, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया था सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, जिसमें हमने देखा था कि IMR या नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट ये सब घटा है। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे में अब डेटा निकल करके आया है अबाउट सेक्स रेशियो एट बर्थ, और सेक्स रेशियो एट बर्थ में देखा जाए तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है। फॉर द पीरियड 2017 to 19 सेक्स रेशियो एट बर्थ ओवरऑल इंडिया में 904 था, मतलब पर 1000 बॉयज़ के लिए 904 गर्ल्स का बर्थ हुआ था इन दिस पीरियड 2017 to 19। ये ओवरलैपिंग पीरियड लिया गया है और 2018 से लेकर के 20 तक का, उसमें सेक्स रेशियो एट बर्थ हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 904 to 907। केरला की अगर बात की जाए तो इट हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ, दैट इज़ 974। उत्तराखंड हैज़ लोएस्ट विथ 844। प्रॉब्लम यहाँ आती है जब हम देखते हैं कि लगभग 10 ऐसे स्टेट हैं
जहाँ पे सेक्स रेशियो एट बर्थ हैज़ ओवरऑल डिक्लाइंड। अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो सेक्स रेशियो एट बर्थ हैज़ इम्प्रूव्ड बाय 3 यूनिट फ्रॉम 904 टू 907। लेकिन 10 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो एट बर्थ हैज़ डिक्लाइंड, और उसमें एक प्रॉब्लमेटिक बात है कि आसाम के अंदर भी सेक्स रेशियो एट बर्थ हैज़ डिक्लाइंड। यू सी फ्रॉम 928 इन 2017-19 सेक्स रेशियो एट बर्थ हैज़ डिक्लाइंड टू 923 इन आसाम। तो आसाम का ये जो डेटा है ये APSC पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। सेक्स रेशियो एट बर्थ हैज़ डिक्लाइंड विच इज़ अ नेगेटिव ट्रैजेक्टरी, नॉट अ गुड थिंग टू हैव। तो इसके बाद इसी आर्टिकल में लिखा है कि इन 10 स्टेट्स में सेक्स रेशियो एट बर्थ अगर डिक्लाइन हो रहा है, इसका साफ साफ मतलब ये है कि इन 10 स्टेट्स में PCPNDT एक्ट ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्या है PCPNDT एक्ट? देखिए, PCPNDT एक्ट का फुल फॉर्म है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट ऑफ 1994। इसको 1994 में लाया गया था। सरल भाषा में बोलें तो जन्म से पहले जो सेक्स डिटरमाइन करने की जो तरीके होते हैं, उन सारे तरीकों को बैन करने का प्रोविज़न लाया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। और उसको सिर्फ बैन ही नहीं किया गया, इस तरह की एक्टिविटीज़ करने वालों को क्रिमिनल ऑफेंस या क्रिमिनल ऑफेंडर की तरह ट्रीट किया जाएगा और उनको 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसमें ध्यान रहे, इट्स नॉट अबाउट प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, इट्स अबाउट प्री कंसेप्शन टेक्निक एज वेल। प्री नेटल डायग्नोस्टिक मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन करने की कोशिश की जाए अगर तो भी वो क्रिमिनल ऑफेंस है, 3 साल तक का जेल हो सकता है। प्री कंसेप्शन की अगर कोशिश की जाए तो मतलब जानबूझ करके इस तरीके से ही कंसीव कराया जाए पहले से ही कि मेल चाइल्ड ही हो, इस तरह के भी अगर टेक्निक्स अपनाए गए तो उसको भी क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा अंडर दिस PCPNDT एक्ट। लेकिन कहीं ना कहीं इन स्टेट्स में PCPNDT एक्ट ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। इस कारण से हो सकता है फीमेल फिटिसाइड हो रहा होगा, और दैट इज़ द रीज़न वाई कि सेक्स रेशियो एट बर्थ डिक्लाइन हो रहा है। अदरवाइज देयर कैन नॉट बी एनी अदर मेजर रीज़न। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सिम्फोनी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस GS पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें से भी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, सिम्फोनी को 24 सितंबर को स्टार्ट किया गया। ये एक समझिए कॉन्फ्रेंस है, डिजिटल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया गया जिसमें इंडिया के अलग अलग जगहों से पॉलिसी थिंकर, स्टेक होल्डर्स, इन्फ्लुएंसर्स को इनकरेज किया जा रहा है टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन ऑर्डर टू बूस्ट टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो सिम्फोनी एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो 24 सितंबर को लिया गया है, 27 सितंबर तक चलेगा, यानी कि कल तक। कल का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल वर्ल्ड टूरिज्म डे है, 27 सितंबर, जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट कराता है पूरे दुनिया भर में। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर यूनियन मिनिस्टर G. किशन रेड्डी ने ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सिम्फोनी लॉन्च किया है, जिसका मेन पर्पस है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में टूरिज्म को प्रमोट करना। तो मान लीजिए कि टूरिज्म पे सवाल आ जाए, आता ही रहता है APSC में, इस बार तो ऐसे भी आया था APSC में, तो वहाँ पे कहीं आप लिख सकते हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए, उसमें एक इनिशिएटिव था ये सिम्फोनी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते थे। कार्बन 14 डेटिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि रेशियो ऑफ द कार्बन 14 एंड कार्बन 12 इज कांस्टेंट। नो, दिस इज रॉन्ग। कार्बन 14 तो घटता रहता है, 12 कांस्टेंट रहता है। कार्बन 14 इज सेम इन ऑल द ऑब्जेक्ट, और कार्बन 14 इज हाईली इनसॉल्यूबल। तो एक्चुअली दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि रेशियो ऑफ कार्बन 14 and carbon 12 is constant. Correct answer would be A, since beginning में ratio of carbon 14 and carbon 12 is constant, but over a period of time carbon 14 घटने लगता है, right? जबकि carbon 12 वही रहता है। तो इससे फिर हमें पता चल जाता है कि कितना कार्बन 14 स्टार्टिंग में था और इतना घट गया है, तो हाफ लाइफ से हम पता कर लेते हैं कि इसकी एज क्या थी। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन A. एंड धर्मशाला डिक्लेरेशन इज ऑल अबाउट making India a global leader in tourism sector by 2047. So correct answer would be option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.